नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के एक ऐसे हिस्से की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो बेसिक्स का हिस्सा जरूर है, लेकिन किसी भी कंपनी की असलियत समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण की। ये किसी भी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे सच्चा और बेबाक आईना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय के अंदर चलते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट लाखों करोड़ों का भारी मुनाफा दिखा रहा है, फिर भी उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली क्यों हो सकता है ना अजीब बात। ये एक ऐसा व्यावसायिक विरोधाभास है जहां कागजों पर दिखने वाला प्रॉफिट असल में आपकी जेब में मौजूद कैश या लिक्विडिटी के बराबर नहीं होता। और बस यहीं पर यह कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक जासूस की तरह काम आता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बड़ा सीधा सा है। पहले हम समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं। फिर हम कैश की आवाजाही के 3 मेन पिलर्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर आएंगे, और आखिर में कुछ स्पेशल आइटम्स और टैक्सेस को देखेंगे। बस इतना। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण आखिर है क्या? असल में ये एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो बस एक सिंपल सी चीज ट्रैक करता है। एक निश्चित समय के अंदर कंपनी में कितना पैसा आया यानी इनफ्लोज, और कितना पैसा बाहर गया यानी आउटफ्लोज। और हाँ, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी AS3 के नियमों के तहत बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। आप इसे कंपनी के पैसे की आवाजाही का सबसे पक्का और सच्चा गवाह मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, कैश और कैश इक्विवेलेंस। देखिए, कैश तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कैश इक्विवेलेंस यानी रोकड़ तुल्य क्या भला है? आसान भाषा में ये ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इतने ज्यादा लिक्विड होते हैं कि आप जब चाहे बिना किसी रिस्क के इन्हें वापस कैश में बदल सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी याद रखने वाली बात है 3 महीने का नियम। केवल वही इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट मानी जाएंगे जिनकी परिपक्वता या मैच्योरिटी सीमा 3 महीने या उससे कम हो। बिल्कुल सेफ और तुरंत उपलब्ध। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हिस्सा किसी भी बिजनेस के इंजन की तरह होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी की वो मुख्य रोजमर्रा की गतिविधियां हैं जिनसे असल में पैसा कमाया जाता है। ये किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा है। अगर यहाँ से लगातार मजबूत कैश आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को अपना काम चलाने के लिए बाहर से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने दम पर खर्चे निकाल सकती है और लोन भी चुका सकती है। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। ऑपरेशंस की असली सेहत समझने के लिए इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देखना होता है। पैसा तब अंदर आता है यानी इनफ्लो जब आप ग्राहकों को माल या सेवाएं बेचते हैं या आपको रॉयल्टी और फीस मिलती है। दूसरी तरफ पैसा बाहर तब जाता है यानी आउटफ्लो जब आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं या इनकम टैक्स चुकाते हैं। जब आप रोज की इन कमाई और खर्चों को बैलेंस करते हैं, तो कंपनी के मुख्य ऑपरेशंस की असली तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी अपने आने वाले कल के लिए जो तैयारी करती है वो सब यहाँ आता है। इस कैटेगरी में लंबी अवधि की संपत्तियों यानी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना और बेचना शामिल है। जैसे कोई नई मशीनरी लगाना, कोई फैक्ट्री खरीदना या बेचना। ये वो भारी भरकम खर्चे हैं जो कंपनी आज इसलिए कर रही है ताकि भविष्य में और ज्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कंपनी अपना आकार बढ़ा रही है या फिर अपनी पुरानी संपत्तियों को बेचकर पैसा निकाल रही है। मतलब अगर कंपनी कोई नई संपत्ति खरीद रही है या दूसरी कंपनियों में निवेश कर रही है तो कैश बाहर गया, ये आउटफ्लो है। लेकिन अगर कंपनी अपनी कोई पुरानी मशीनरी बेच देती है या उसे किसी दिए गए कर्ज का पैसा वापस मिल जाता है तो वो पैसा अंदर आता है, ये इनफ्लो है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब भाई इतना बड़ा बिजनेस चलाना है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो पैसा तो चाहिए ना। वो पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है, वही ये कैटेगरी बताती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें बताती हैं कि कंपनी के मालिकों की पूंजी और कंपनी पर चढ़े कर्ज का आकार कैसे बदल रहा है। ये उन निवेशकों और बैंकों के लिए बहुत ही काम की चीज है जो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी के पास भविष्य में उनका पैसा चुकाने के लिए कैश होगा या नहीं। आप देख सकते हैं कि जब कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है या बैंक से कोई बड़ा लोन लेती है तो व्यवसाय में भारी कैश आता है।
ये हुआ इनफ्लो। लेकिन जब वही लोन की किश्तें चुकानी हों, लोन पर भारी भरकम ब्याज देना हो या फिर अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश यानी डिविडेंड देना हो, तो कंपनी की जेब से पैसा निकलता है। ये हो गया आउटफ्लो। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, स्पेशल आइटम्स और टैक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। ये ऐसी घटनाएं हैं जो रोज रोज नहीं होती, जैसे कि अचानक भूकंप आ जाना, बाढ़ से नुकसान होना या फिर चोरी हो जाना। अब चूंकि ये बिजनेस का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग नियम कहते हैं कि इनसे हुए नकद लेन देन को बिल्कुल अलग से दिखाया जाए। ऐसा इसलिए ताकि इन अचानक होने वाली घटनाओं की वजह से कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस की रिपोर्ट खराब न दिखे और असली परफॉर्मेंस का सही अंदाजा लग सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ब्याज और डिविडेंड का हिसाब किताब इस बात पर बदल जाता है कि बिजनेस कैसा है। अगर एक बैंक या फाइनेंस कंपनी है, तो उनके लिए तो लोन देना और ब्याज लेना रोज का काम है, राइट? तो उनके लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई आम नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके लिए ब्याज या डिविडेंड चुकाना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कहीं से ब्याज या डिविडेंड मिलना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना कमाल का अंतर? टैक्सेस की बात करें तो इनकम टैक्स को आमतौर पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माना जाता है, लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से जुड़ा टैक्स है तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस स्टेटमेंट में क्या नहीं आता है वो है गैर रोकड़ लेन देन। यानी अगर आपने मशीनरी खरीदी और पैसे देने के बजाय कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो चूंकि यहाँ कोई कैश असल में हाथ से नहीं गया, इसलिए ये स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखेगा, बिल्कुल आउट। तो आखिर में ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? ये रही हमारी फाइनल इक्वेशन। हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटीज के नेट कैश को आपस में जोड़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर कैश बढ़ा या घटा। और सबसे मजेदार बात, जब आप इस रकम में साल की शुरुआत का अपना ओपनिंग बैंक बैलेंस जोड़ते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके साल के अंत के क्लोजिंग बैंक बैलेंस से मैच कर जाता है। ये इस पूरी फाइनेंशियल पजल का सबसे सुकून देने वाला हिस्सा है। अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हमें बिल्कुल सटीक रूप से पता चल गया है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो इन पुराने हिसाब किताब को देखकर एक इन्वेस्टर कंपनी के फ्यूचर का अंदाजा कैसे लगा सकता है? असल में ये ऐतिहासिक पैटर्न ही तो बताता है कि बुरे वक्त में कंपनी कितनी मजबूत खड़ी रहेगी। क्या वो मुश्किल समय में टिक पाएगी? यही कारण है कि किसी भी बिजनेस की असली ताकत परखने के लिए सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, आपको कैश फ्लो को समझना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।